वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो का टाइटल है 14 नवंबर 2025 और ये वीडियो सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए है। इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस के न्यूज़ शामिल नहीं किए गए हैं। आप जानते हो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को सिंपल सा करंट अफेयर्स होता है जो सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस का सब्जेक्ट सेपरेट कर दिया है और बैंकिंग एंड फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स इनका जो न्यूज़ होता है जो बेसिकली काम आएगा आपका SBI, IBPS, RBI, UPSC के एग्ज़ाम्स में, वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आता है। तो आज वीडियो जब आपके पास आएगा तो वो फ्राइडे होगा, इसलिए ये सिर्फ करंट अफेयर्स का है। इसमें देखो न्यूज़ क्या क्या कवर किया गया है। वर्ल्ड में 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। प्राइम मिनिस्टर भूटान के अपने ऑफिशियल टूर के बाद, ये भूटान का उनका थर्ड था, वो वहाँ से इंडिया वापस आ गए। तो भूटान में उनके विजिट्स का हाईलाइट क्या क्या था। भूटान में ही कुछ MOU साइन किए गए थे और पुनात सांगचू हाइडल प्रोजेक्ट जो है सेकेंड फेज, उसका इन्होंने इनाग्रेशन किया था भूटान के किंग के साथ, उसके बारे में देखेंगे। प्रेसिडेंट मुर्मू 2 अफ्रीकन कंट्रीज़ के टूर पे गई थी। एक तो अंगोला, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था 12th के वीडियो में, और फिर वो गई थी बोत्सवाना। वहाँ के मेन पॉइंट्स क्या थे। G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था कनाडा में, उसमें डॉक्टर जयशंकर गए थे। फिर इंडिया और नेपाल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेन सर्विसेज है, फ्रेट का मतलब होता है गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, ठीक है। तो जो ट्रांजिट ट्रीटी था इंडिया और नेपाल के बीच में, उनको अमेंड किया गया है और उसमें अब कंटेनराइज्ड फ्रेट ट्रेन्स भी चलेंगे। फिर रेलवे ने फिरोजपुर पत्ती रेल लिंक जो पंजाब में है उसको मंजूरी दे दी है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 अभी रिलीज हुआ था, जिसमें इंडिया को 9th मोस्ट वनरेबल कंट्री माना गया है। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़, उसने जो रेड फोर्ट के पास दिल्ली मेट्रो का स्टेशन है ना, लाल किला, वहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसको एक टेरर इंसिडेंट घोषित किया है। इसके क्या मायने होते हैं। तमिलनाडु के थोटा थेरानी, उनको फ्रांस गवर्नमेंट का चिवलियर अवार्ड मिला है। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ये न्यू दिल्ली में आपका संपन्न हो गया। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2095.70 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद द भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ताकि इंडियन आर्मी को इन वार AGTM होता है एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल, वो सप्लाई किया जा सके। 7th इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो था ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। और जियो हॉटस्टार, ये वर्ल्ड का तीसरा OTT कंपनी बन गई है, OTT प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है, जिसके एप्स 1 बिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं गूगल प्ले पे। और फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस MCQs करेंगे, ठीक है। और इसमें एक ये भी है न्यूज़ जो यहाँ पे टाइप करना भूल गया, जो 47th जमनालाल बजाज अवार्ड है, कल रात को जब कह रहे हैं इसका मतलब 13th को, ये 4 पर्सन्स को दिए गए। वो जमनालाल बजाज अवार्ड भी करेंगे 2025, ठीक है। ये सारे न्यूज़ हैं, इसमें जो काम का चीज़ होगा उसको हाईलाइट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। 14th ऑफ नवंबर को वर्ल्ड में मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। डेज पढ़ने का तरीका क्या होता है। पहला, ये इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ने का तरीका पहला होता है ये किस डे को मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है 14th ऑफ नवंबर को। और फिर इसका थीम क्या है। इसका थीम है 2025 का वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड डायबिटीज़ मनाया गया था वो मनाया गया था 14th ऑफ नवंबर 1991 को।
ये बनाया गया था इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन विद द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनीवा। जेनीवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एक तरह का एनजीओ है। जब वर्ल्ड में डायबिटीज़ फैलना शुरू हो गया, लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि एक बहुत सीरियस बीमारी है, तो फिर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 2006 में एक रेजोल्यूशन पास किया कि हर 14 नवंबर को हर साल मनाया जाएगा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इसके बाद 14 नवंबर 2007 से यूनाइटेड नेशंस के मान्यता मिलने के बाद, सैंक्शन करने के बाद वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में ये दो चीज़ तो याद रहेगा, 14 नवंबर और 2025 का थीम क्या है? डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। देखो, डायबिटीज़ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु, उससे नहीं होता। ये ना बैक्टीरिया से होता है, ना वायरस से होता है, ना प्लाज्मोडियम से होता है, ना ही फंगाई से होता है। डायबिटीज़ क्यों होता है? डायबिटीज़ का मेन कारण है ना हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, हमारे बॉडी में होता है पेनक्रियाज, इसको हिंदी में ना अग्न्याशय बोलते हैं। तो जो पेनक्रियाज है ना, ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, और जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं उसको बॉडी ब्रेक करता है और वो कन्वर्ट होता है शुगर में, ठीक है, ग्लूकोज में। फिर इंसुलिन उसको ब्रेक करता है और फिर इससे होता क्या है? शुगर हमें बॉडी को बेसिकली प्रोवाइड करता है एनर्जी। ये सारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है। अगर प्रॉपर ढंग से इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारा बॉडी नहीं कर पा रहा है तो फिर ये क्या होगा? शुगर ब्रेक नहीं होगा, तो हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। या फिर एक होता है बॉडी में पेनक्रियाज इंसुलिन तो ठीक से प्रोड्यूस कर रहा है, बट हमारा बॉडी किसी कारणवश उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए देखो, इससे क्या होगा? इंसुलिन ठीक से नहीं मिलेगा तो फिर शुगर का लेवल जो ब्लड में होगा वो बढ़ जाएगा। इसीलिए आप सुनते हो लोग कहते हैं चीनी की बीमारी हो गई, चीनी की बीमारी हो गई। हिंदी में इसको मधुमेह बोलते हैं। डायबिटीज़ दो तरह का होता है, 1 और 2 मेनली। 1 जो होता है उसमें क्या होता है? हमारा जो पेनक्रियाज है वो ठीक से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। ये नॉर्मली ना आपका कम उम्र में हो जाता है। टाइप 2 ये नॉर्मली 40-45 ईयर्स के बाद होता है। इसमें पेनक्रियाज इंसुलिन तो प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन हमारा बॉडी उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसी के लिए कहते हैं इसको डायबिटीज़। ये है डायबिटीज़ के बारे में। ठीक है, आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो अभी गए हुए थे भूटान। ये मोदी साहब हैं, ये भूटान के किंग हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना भूटान का 3rd ऑफिशियल विजिट था। फर्स्ट टाइम वो गए थे 2019 में, फिर लास्ट ईयर गए थे 2024 में, जहाँ पे भूटान का उनको सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था। और फिर ये गए हैं 3rd टाइम कब? 2025 में। ठीक है, देखो, हम लोग जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहीं के गए या प्रेसिडेंट कहीं पे गए, नॉर्मली देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है। ये बिल्कुल तरीका है, इसको सीख लोगे, खुद से पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है ना, डेट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक रफ आइडिया रखो, नवंबर मंथ, क्योंकि बहुत बार पूछता है ना इस महीने वो यहाँ पे गए थे। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में करके देता है। तो ये नवंबर 2025 में गए थे भूटान। भूटान का जो मेन एयरपोर्ट है वो है पारो एयरपोर्ट। ठीक है, वहाँ पे रिसीव करने के लिए खुद भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे आए थे। ये सम्मान के रूप में प्राइम मिनिस्टर के लिए भूटान के प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे आए थे। आपसे ऐसे पूछ लेगा शेरिंग तोब्गे जो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए पारो एयरपोर्ट पे आए थे वो कौन है? तो वो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं। या फिर पूछेगा पारो एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, वह किस कंट्री में है? भूटान में। इस तरह से पढ़ना है। मोदी साहब भूटान क्यों गए थे? भूटान जो है ना वो 70th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है 4th ड्रुक गायल्पो का।
देखो ड्रुक गैल्पो का मतलब होता है ना किंग, एकदम सिंपल सा फंडा याद रखो। तो भूटान के जो किंग हैं, फोर्थ किंग, ठीक है, इनका नाम है जिग्मे सिंगे वांगचुक। वांगचुक डायनेस्टी या वांगचुक फैमिली रूल कर रहा है भूटान को, वहाँ पे राजा है। तो उसके जो फोर्थ राजा थे ना, जिग्मे सिंगे वांगचुक, इनका 70th बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था भूटान में। और ये सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? चांग लिविंगथिंग स्टेडियम। हम लोग ये भी पूछ सकता है वो चांग लिविंगथिंग स्टेडियम जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? थिम्पू में। तो फोर्थ ड्रुक गैल्पो यानी कि किंग भूटान के जिग्मे सिंगवे वांगचुक, उनका 70th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था, इसलिए उनको इनवाइट किया गया था और मोदी साहब वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। जिग्मे सिंगवे वांगचुक जो है ना, वो अभी जो किंग है भूटान के, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इसके फादर हैं। नाम में कंफ्यूज मत करना। देखो जिग्मे वांगचुक ये तो देखो कॉमन है, बस सिर्फ देखना क्या है, सेकंड नेम। सिग्ने लिखा रहेगा तब तो फादर है, खेसर लिखा रहेगा तब वो क्या हो जाएगा? वर्तमान उनका बेटा, फिफ्थ जो किंग है भूटान के। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूजिंग होता है ये। फिर वहाँ पे ना जब गए तो नॉर्मली क्या होता है, दोनों के बीच, कंट्रीज के बीच में ना MOU साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम दोनों कोऑपरेट करेंगे, ये भी याद रखना है। पूछते कैसे एग्जाम्स में, कितने एग्रीमेंट साइन हुए, कितने MOU साइन हुए। और फिर बहुत ज़्यादा होगा तब तो इम्पॉसिबल है याद करना, कम है तो कौन कौन से MOU साइन किए गए थे। जब मोदी साहब थे भूटान में 3 MOU साइन हुआ। 3 MOU क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी में दोनों कोऑपरेट करेंगे, हेल्थ एंड मेडिसिन में करेंगे, और फिर भूटान का जो है पेमा सेक्रेटेरिएट और भारत सरकार का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, दोनों मिलकर इंस्टीट्यूशनल लिंकेज करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस के लिए। तो हेल्थ एंड मेडिसिन अलग है, मेंटल एंड हेल्थ एंड न्यूरो साइंस अलग है। तो टोटल आपके MOUs कितने साइन हो गए? देखो 3 साइन हो गए, ये याद रखना है, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया कि भारत एक और इमिग्रेशन चेक पॉइंट, यानी कि आप भूटान जब जाओगे ना तो फिर आपको कस्टम से होके गुजरना पड़ता है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो फिर जो दूसरा इमिग्रेशन चेक पॉइंट है भारत और भूटान के बीच में, ये सेटअप हो रहा है हथिसार असम में, ठीक है। इससे इंडिया से भूटान के गैलीफू शहर में आप आराम से जा सकते हो। तो ये देखो दूसरा है, तो इसका मतलब पहला कौन है? पहला जो है ना वो है आपका दरांगा, असम में स्थित है। असम बिल्कुल शेयर करता है अपना बहुत बड़ा बाउंड्री भूटान के साथ। तो दरांगा है, असम में है, ठीक है। तो 2 इमिग्रेशन चेक पॉइंट हो गए, एक दरांगा असम में, एक हस्तीपुर हो गया असम में। तो हस्तीपुर वाला अनाउंस किया मोदी साहब ने। फिर भूटान के पास देखो बहुत रिवर्स है, वहाँ पे बारिश जम के होती है, रिवर्स है, माउंटेनियस रीजन है। इसका मतलब भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में भारत ही भूटान को हेल्प करता है, बाद में दोनों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि अब जो भी हाइडल प्रोजेक्ट्स होगा भूटान और इंडिया के बीच में, वो एक जॉइंट वेंचर होगा। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था, टाटा पावर ने ड्रुक, है ना, वहाँ की कंपनी है, भारत वहाँ के भूटान की सरकार के साथ, उसके साथ मिलकर आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप करेगा, ठीक है। ये पिछले वाले वीडियो में और डिटेल में आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और भूटान के जो किंग हैं, ठीक है, जिनमें खेसर नामग्याल वांगचुक, दोनों ने मिलके 1020 मेगावाट पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। देखो 2 है, 1 नहीं। ये जो 1020 मेगावाट पुनांगसू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया। 1200 मेगावाट का जो पुनात सांगचू फेज़ 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो अटका पड़ा हुआ था। दोनों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस पर फिर से हम लोग काम शुरू करेंगे। कंफ्यूज मत होना,
कौन सा उसने किया, 2 किया, 1 नहीं किया, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया कि भारत भूटान को 4000 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। कंसेशनल का मतलब होता है ना, मार्केट रेट से कम रेट्स पे लोन दिया जा रहा है 4000 करोड़ का, ताकि भूटान में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है ना उसको फंड किया जा सके, ठीक है। देखो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4000 करोड़ ज़्यादा याद रखना, क्योंकि जब भारत किसी को लोन देता है या भारत किसी से लोन लेता है, भारत बेसिकली लोन किससे लेता है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से। वो हमारे काम का रहता है, वो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो थोड़ा सा ये याद रखना, भारत भूटान को हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए कितने पैसे दे रहा है, 4000 करोड़। अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ गया, भारत में हो या विदेश में हो, कहीं भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो, उसका पढ़ने का तरीका क्या होता है। पहला, वो किस रिवर पे बन रहा है, रिवर का नाम ही क्या है, पुनात सांगचू, लेकिन ध्यान रखना इसी रिवर को संकोश रिवर भी बोलते हैं। फिर ये असम में आता है और फिर ये ब्रह्मपुत्र में शामिल हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सहायक नदी है। तो पुनात सांगचू या संकोश एक ही नदी है। ये जो है ना रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे जैसे नॉर्मली क्या होता है, डैम बनाते हैं, पानी स्टोर करते हैं, फिर पानी एक हाइट पे चला गया, उसके बाद पानी को छोड़ते हैं, वो टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन चलता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। जब डैम बनाते हो तो उससे डिस्प्लेसमेंट होता है, जंगल वगैरह काटे जाते हैं, एनवायरनमेंट में बहुत नुकसान होता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पहाड़ी इलाका है, पानी का फ्लो नेचुरली नीचे की ओर जाएगा और बहुत फोर्स से आएगा। छोटे छोटे यहाँ पे चेक डैम बना देते हैं छोटा सा, इससे क्या होगा, लोगों को घर से भगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पेड़ पौधे काटने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप पानी के फ्लो को ना रोकते नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सा डैम बनाया, इससे क्या होगा, पानी और ज़्यादा फोर्स से नीचे गिरेगा टरबाइन पे, तो पानी का फ्लो जो होगा, यानी कि जब पानी नीचे आएगा उसमें कोई कमी नहीं होगा। आप नेचुरल स्लोप या नेचुरल इंक्लिनेशन माउंटेन का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करते हो, उसको कहते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इससे एनवायरनमेंट को बहुत कम नुकसान होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया कि वो भूटान को उसका जो 13th 5 ईयर प्लान है ना उसको सपोर्ट करेगा। भूटान अभी भी 5 ईयर प्लान करता है और भारत सरकार ने टोटल कमिटमेंट कितना दिया है भूटान को, 10,000 करोड़ का। फिर भूटान, आप जानते हो हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान टॉप पे रहता है, और हैप्पीनेस इंडेक्स को जीएनपी के साथ शामिल करने वाला देश कौन था, पहला भूटान। वो एक सिटी डेवलप कर रहा है, गैलेफू माइंडफुल सिटी, माइंडफुलनेस सिटी, ठीक है, जिसमें स्पिरिचुअल और इन्वायरमेंटल वेलबींग्स को शामिल किया जाएगा। मोदी साहब ने कहा हम आपको इस सिटी को बनाने में हेल्प करेंगे, गैलेफू माइंडफुल सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये देखो हमारे काम का था भूटान से। फिर भूटान गए थे तो फिर भूटान के बारे में जानना ज़रूरी है। भूटान जानते हो साउथ एशियन कंट्री है, इसका नाम है ट्रुक युल, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। बहुत जगह आप पढ़ोगे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है, वो देश कौन है, भूटान है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो शेयर करता है बाउंड्री विद इंडिया एंड चाइना। भारत की बात करो तो इंडिया भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा, इंडिया भूटान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और वो है 699 किलोमीटर्स। हमेशा याद रखना, इंडिया सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ है, नॉट चाइना। सबसे ज़्यादा है लंबा बांग्लादेश, फिर चाइना है। भूटान के साथ हमारा कितना है, 699 किलोमीटर्स। भारत में असम है ना, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम 4 स्टेट हैं जो अपना बाउंड्री शेयर करते हैं विद भूटान। भूटान का कैपिटल क्या है, थिम्पू, इसकी करेंसी क्या है, नगुलत्रम, और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है आपका जोंगखा, ठीक है। किंग, ठीक है, किंग तो पहले कर लिया, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेरिंग तोगवे। ये स्टैटिक पोर्शन हो गया भूटान का। फिर प्रेसिडेंट मुर्मू, ये गई हुई थी बोट्सवाना, पहले गई अंगोला,
फिर गई है बोत्सवाना, ये बोत्सवाना के प्रेसिडेंट है, ठीक है, इनके साथ ये हाथ मिला रही हैं। तो फिर पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, सिंपल सा है। 12 तारीख के वीडियो में प्रेसिडेंट के अंगोला विजिट को कवर किया गया है, ठीक है, और 14th के वीडियो में बोत्सवाना। पहले कैसे वो याद रखो, फिर से एक बार रिवाइज कर लें। प्रेसिडेंट मुर्मू 2 अफ्रीकन कंट्री के टूर पे थी। पहले गई कहाँ पे, अंगोला, फिर गई वो बोत्सवाना, ठीक है। पहली बार कोई एक इंडियन प्रेसिडेंट अंगोला और बोत्सवाना गया, और ठीक है, तो बोत्सवाना के प्रेसिडेंट कौन है, डूमा गिडियन बोको, ठीक है, ये अपने साथ लिखते हैं ना, एडवोकेट डूमा गिडियन बोको, इनका नाम है डूमा गिडियन बोको, ठीक है। देखो अंगोला में भी प्रेसिडेंट मुर्मू को सम्मानित करने के लिए उनको कहा गया, आप हमारे देश का जो नेशनल असेंबली है ना, ठीक है, उसको आप एड्रेस करो। देखो अंगोला में भी पार्लियामेंट है, उसमें एक ही हाउस है, हाउस का नाम है नेशनल असेंबली। बोत्सवाना के पार्लियामेंट में भी एक ही हाउस है मेनली, वो है आपका नेशनल असेंबली। तो बोत्सवाना का नेशनल असेंबली और अंगोला का नेशनल असेंबली दोनों को इन्होंने संबोधित किया। बोत्सवाना में सिंबॉलिकली 8 चीता हैंड ओवर कर दिया है इंडिया को, ठीक है, फॉर इट्स चीता रीलोकेशन प्रोजेक्ट। अब देखो ये चीता रीलोकेशन प्रोजेक्ट क्या है पहले उसके बारे में। चीता 1952 में, हमेशा याद रखना, ऑफिशियली भारत सरकार ने कह दिया कि भारत से चीता जो है ना एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। फिर बाद में जब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, उनके समय ये डिसीजन लिया गया था भारत में फिर से चीते को लाया जाए। इसको चीता रीलोकेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। और आप जानते हो हमारे देश में कुछ भी होता है सीधा सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भारत सरकार का जो चीता रीलोकेशन प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट का कमेटी होगा, उसके निगरानी में होगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ढूंढना शुरू किया, हमें चीता कौन देगा। याद रखना एशिया में सिर्फ एक ही देश है जिसके पास नेचुरल चीता है, मतलब नेचुरल चीता का मतलब जो जंगल में पाए जाते हैं, वो है ईरान। ईरान ने मना कर दिया। तो फिर भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया, नामीबिया अफ्रीका में है ना, अफ्रीका और एशिया में सिर्फ ईरान, यही 2 जगह पाया जाता है चीता, जो लैंड पे सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। तो फिर जब ईरान ने मना कर दिया, तो फिर नामीबिया ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, और 2022 में नामीबिया ने भारत को 8 चीता दिए थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया था साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका ने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 12 चीता दिए 2023 में। ये जो चीता है ना, इनको छोड़ा जा रहा है कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका मतलब नामीबिया ने दिया 8, साउथ अफ्रीका ने दिया 12, और तीसरा कंट्री जो हमें चीता दे रहा है फॉर चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, वो है बोत्सवाना। और इसमें कहाँ छोड़ा जा रहा है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। यहाँ तक ठीक है, ये याद रखना, बोत्सवाना में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा हम लोग बोत्सवाना के बारे में जान ले। ये एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में। लैंडलॉक का मतलब क्या होगा, ये चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है और ये समुद्र के किनारे नहीं है। इंडिपेंडेंस से पहले इसको बोला जाता था बिखना लैंड, ठीक है। 1966 तक ये कॉलोनी था ब्रिटेन का, बाद में ये ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। तो आज़ादी के बाद इसने अपना नाम बिखना लैंड से चेंज करके बोत्सवाना कर दिया। इसका कैपिटल कहाँ पे है, गैबरॉन सॉरी। इनकी करेंसी क्या है, पुल्ला, और प्रेसिडेंट कौन है, डूमा गिडियन बोको। ये जो बिखना लैंड है ना, ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि किस देश का नाम पहले था, बिखना लैंड, अब ठीक है। तो बोत्सवाना का पुराना नाम था बिखना लैंड। ये दिया किसने था, अंग्रेजों ने दिया था इनको। फिर नेक्स्ट ये है डॉक्टर जयशंकर। G7 का फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कनाडा गए थे। G7 का अभी प्रेसिडेंसी जो है ना, वो कनाडा के पास है, और ये कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनका नाम है अनीता आनंद, इसी का फोटो है ये, ठीक है।
अब देखो ये हुआ कहाँ पे था, आपने सुना होगा नियाग्रा फॉल, ठीक है, जलप्रपात बोलते हैं ना हिंदी में। नियाग्रा फॉल जो है ना, ओंटारियो कनाडा में है, और न्यूयॉर्क जो यूएस में है, दोनों के बाउंड्री पर स्थित है। तो नियाग्रा फॉल के पास इन्होंने, कनाडा ने G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग का आयोजन किया था। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 वर्ल्ड के टॉप इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, वेस्टर्न, क्योंकि आप जानते हो वर्ल्ड का नंबर 2 इकॉनमी जो है वो चाइना है, ठीक है, और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी जो है इंडिया है, लेकिन इंडिया चाइना G7 का मेंबर नहीं है। तो G7 में मेंबर कंट्री कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए G7 बोलते हैं। दूसरा याद रखना, यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, वो इसका मेंबर नहीं है, लेकिन 1977 के बाद से ही G7 की मीटिंग में हमेशा यूरोपियन यूनियन वालों को भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान यह रखना G7 के मेंबर कंट्री कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, जब भी मीटिंग होगा ना, तो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को भी जो इम्पोर्टेंट इनको लगते हैं उनको इनवाइट करते हैं। इस मीटिंग में ब्राज़ील के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जयशंकर। फिर सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर, मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मतलब होता है साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए थे, इसीलिए जयशंकर वहाँ पे गए थे। हमेशा याद रखना भारत G7 का मेंबर नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट होगा ना मीटिंग, क्योंकि इस साल कनाडा आपका हेड है G7 का, फिर अगले साल कोई और कंट्री होगा, नेक्स्ट जो होगा वो फ्रांस होगा, यानी कि 2026 में G7 का जो समिट मीटिंग होगा ये फ्रांस में होने वाला है 2027 में, ये भी थोड़ा याद रखना। 2026 में, सॉरी, नॉट 7, नेक्स्ट ईयर 2026 में। तो 2026 में फ्रांस होस्ट करेगा G7 के मीटिंग का। फिर इंडिया और नेपाल, इन्होंने साइन किया है ट्रेन सर्विस के लिए। ये हमारे देश के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, और ये नेपाल के मिनिस्टर हैं जो भारत आए थे। तो ये हैं कौन? ये जो नेपाल के कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड सप्लाईज मिनिस्टर हैं अनिल कुमार सिन्हा, ये भारत आए हुए थे, अनिल कुमार सिन्हा, ठीक है। तो जब ये भारत आए थे तो भारत और नेपाल ने अमेंड किया प्रोटोकॉल टू द ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये उसी का फोटो देख रहे थे, दोनों एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। इसमें देखो है क्या, थोड़ा समझ लो। ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ता। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, नेपाल घिरा हुआ है उधर चीन से, तिब्बत से, और इधर घिरा हुआ है वो आपका इंडिया से, उसके पास कोई ओशन वगैरह है नहीं। तो भारत और नेपाल ने एक ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट साइन किया है, जिसके तहत भारत के 2 पोर्ट हैं, विशाखापट्टनम और कोलकाता पोर्ट, कोलकाता या हल्दिया पोर्ट। भारत ने विशाखापट्टनम और कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट, कोलकाता हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है? बंगाल में। ये उसने नेपाल को दे दिया है। इसका मतलब ये है, अगर नेपाल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है किसी दूसरे देश से, तो वो भारत का विशाखापट्टनम और कोलकाता हल्दिया पोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है। इस पर भारत सरकार कोई टैक्स वैक्स उस पर नहीं लगाएगा। अब देखो, विशाखापट्टनम और कोलकाता से फिर ये सामान जाएगा कहाँ पे? नेपाल। एक तो रोड का रास्ता होता है, ठीक है, दूसरा रास्ता होता है रेल का। भारत सरकार ने क्या किया है, भारत और नेपाल को जोड़ने के लिए एक रेलवे ट्रैक बनाया है, सारा पैसा भारत सरकार ने दिया है। ये जो रेलवे ट्रैक है ना, ये कनेक्ट करता है जोगबनी बिहार, जो बिहार में है, टू विराटनगर नेपाल, ठीक है। तो जोगबनी बिहार और विराटनगर नेपाल के बीच में एक डायरेक्ट रेल सेवा है। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, इसमें देखो क्या होगा, विशाखापट्टनम से जोगबनी, ठीक है, वो अलग अलग रूट है, इसमें उतना नहीं कर रहे हैं।
तो विशाखापट्टनम को जोड़ेगा जोगबनी से और कोलकाता को जोड़ेगा वो जोगबनी से, ताकि रेल नेटवर्क के थ्रू नेपाल को आराम से सामान चला जाए। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया ना प्रोटोकॉल टू द ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, इसमें जगह बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक आपका सामान जाएगा। हम लोग स्किप कर सकते हैं वो कौन कौन सा स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। तो ये वहाँ पे जाएगा और इस सर्विस के तहत नेपाल को अपना सामान थर्ड कंट्री को बेचना थ्रू विशाखापट्टनम एंड कोलकाता हल्दिया पोर्ट से आसान हो जाएगा। उसी तरह वो इंपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। यही बेसिकली आपका एग्रीमेंट था। तो इसमें आपको याद रखना है 2 पोर्ट हैं, विशाखापट्टनम और कोलकाता हल्दिया पोर्ट। कोलकाता अलग है, हल्दिया उसके बगल में ही है। यहाँ से नेपाल अपना सामान दूसरे देशों को बेच सकता है या फिर दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकता है थ्रू इंडिया। यही था इसमें कहानी है। रेलवे में ही रहे तो एक छोटा सा न्यूज़ था, इंडियन रेलवे फिरोजपुर पत्ती रेल लिंक को मंजूरी दे दी है। इसका डिस्टेंस कितना है 25.72 किलोमीटर्स और इस पर खर्च लगभग कितना होगा 764.19। और ये बेसिकली कनेक्ट करेगा किसको, पंजाब को। आजकल इस तरह से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। फिरोजपुर पत्ती रेल लिंक जिसको रेलवे ने मंजूरी दी है वो किस स्टेट में है, ये स्टेट कौन सा है, पंजाब। इससे ज़्यादा याद नहीं करना है। फिर एक रिपोर्ट आया है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2030। आप जानते हो COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, COP30 है ना, COP30। ये हो रहा है कहाँ पे, बेलम ब्राज़ील में, ठीक है। वहीं पे ये रिपोर्ट जारी किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो उल्टा पुल्टा क्लाइमेट हो रहा है, ठीक है, उससे कंट्रीज़ को कितना खतरा है, उसी का रिपोर्ट था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। देखो जब भी इस तरह का रिपोर्ट आता है तो फिर पढ़ने का तरीका क्या है। फर्स्ट तो इस पर ध्यान दो, रिपोर्ट का नाम क्या है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026, 2025 नहीं 2026। इसको रिलीज़ कहाँ पे किया गया था, बेलम ब्राज़ील में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30th मीटिंग जो है उसका वो हो रहा है। फिर एक रिलीज़ कौन करता है, ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जर्मन NGO है जर्मन वॉच, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन जर्मनी। थर्ड पॉइंट याद रखना, इसको हर साल रिलीज़ किया जाता है और फर्स्ट टाइम कब रिलीज़ किया गया था 2006 में, ये भी याद रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देगा, ऑप्शंस क्वेश्चंस बना देगा, उसमें कहेगा ये 6 महीने पे रिलीज़ होता है, 2 साल पे होता है, 1 साल पे होता है। तो ये हर साल रिलीज़ होता है और फर्स्ट टाइम रिलीज़ कब हुआ था 2006 में। इसमें बेसिकली एनालाइज किया जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का मतलब बारिश तो होगा लेकिन 10 मिनट में ही 1 महीने का बारिश हो गया, ठीक है। तूफान तो आया लेकिन ज़बरदस्त तूफान आया, ऐसा कभी आता नहीं था। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो फिर जो क्लाइमेट से रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, इसका इम्पैक्ट उस देश के इकॉनमी पे क्या पड़ता है और उसके कारण कितने लोगों का डेथ होता है, ह्यूमन डेथ होता है, ये फैक्टर्स को रखकर वो बनाता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कंट्री है ऑब्वियसली सबसे ऊपर होंगे, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से सीक्वेंस आना शुरू हो जाता है। इंडिया को रैंक किया गया था 9th वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री में, यानी इंडिया बहुत बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज के कारण। इवन डेवलप कंट्रीज में फ्रांस को 12th पे रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही है, डेवलप कंट्रीज में भी खतरा है। ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 है, इसने एनालाइज किया है एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स 95 से 2024 तक, लगभग 20 इयर्स का। इसने 20 इयर्स के पैटर्न को स्टडी किया है और फिर इसने कंट्रीज़ का रैंकिंग किया है, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है 9th। ये रिपोर्ट में कहता है भारत में 434 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें लगभग 80,000 पीपल का डेथ हुआ था और इंडियन इकॉनमी को कितने का लॉस हो चुका है, $170 बिलियन, 170 अरब, बिलियन का मतलब होता है हिंदी में अरब, अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है,
ठीक है, ये तो भारत से स्पेसिफिक हो गया। इसमें टॉप 10 वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज का उसने लिस्ट दिया है। फर्स्ट रैंक पे कौन है? डोमिनिका, ये साउथ अमेरिकन एक आइलैंड कंट्री है। सेकंड पे कौन है? हमारा पड़ोसी म्यांमार। थर्ड पे कौन है? हॉन्डुरस। फोर्थ पे है लिबिया। फिफ्थ पे है हैती। सिक्स्थ पे है ग्रेनेडा। सेवन्थ पे है फिलीपींस। एट्थ पे है निकारागुआ। नाइन्थ पे कौन है? इंडिया। और 10th पे कौन है? बहामास। 12th पे फ्रांस। तो फर्स्ट पे याद रखना डोमिनिका। भारत का रैंक कितना है? इंडिया। बहुत तंग करेगा तो फिर पूछेगा टॉप 5, तो टॉप 5 तो ये तो ठीक है ना, 80 तक, यही याद रखना है इसमें। फिर CCS की मीटिंग हुई थी। CCS की मीटिंग को चेयर कौन करते हैं? हमेशा याद रखना, इसको प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और देखो इसमें कौन कौन है? अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोभाल वो भी रहते हैं। और इसमें IB के चीफ, रॉ के चीफ को भी बुलाया जाता है। हमेशा याद रखना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है ना, ये भारत का सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है जो सिक्योरिटी इश्यूज पे करता है। इसकी मीटिंग बहुत रेयर होती है, देश पे जब खतरा होगा तभी मीटिंग होगी। इसकी मीटिंग कब हुई थी? ऑपरेशन सिंदूर के समय। उस समय जब पहलगाम में अटैक हुआ था तब ये मीटिंग हुई थी। पहलगाम वाला अटैक तो फिर अप्रैल में हुआ था, तभी हुआ था। और उससे पहले कब हुआ था? जब शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आई थी, ठीक है, 2024 में। तो सोच रहे हो एक एक साल पे मीटिंग हुआ था। तो एक्सट्रीम केसेस में ही ये मीटिंग होती है। और दिल्ली में जो आपका बम ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट के पास, मेट्रो स्टेशन के पास, उसके बाद ये मीटिंग फिर हुई है, ठीक है। मीटिंग के बाद इन्होंने ऑफिशियली घोषित कर दिया कि ये जो इंसिडेंट था ना वो एक टेररिस्ट इंसिडेंट था। हमेशा याद रखना 31 दिसंबर 2008 को मुंबई अटैक के बाद भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2008 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई। भारत में जो भी टेरर इंसिडेंट होगा उसका इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही करेगी। तो ऑफिशियली जब भारत सरकार ने घोषित कर दिया कि एक टेरर इंसिडेंट है तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑटोमेटिकली कौन करेगा? NIA करता है। एक तो ये याद रहेगा। दूसरा, इसमें जो सस्पेक्ट हैं डॉक्टर उमर नबी कश्मीर के हैं। और इसमें डॉक्टर्स का एक नेटवर्क पकड़ा गया है जो भारत में टेररिस्ट इंसिडेंट करना चाहता था, फरीदाबाद में पकड़ा गया था। वो छोड़ो, हमें उसका काम नहीं है, एग्जाम में हम लोग दे रहे हैं। यूनिक चीज़ क्या आपने गौर किया होगा, सब कह रहे हैं कि ये वाइट कॉलर टेरर अटैक है। देखो मुझे लगता है शायद 2007 या 2008 में जब इंडियन इकॉनमी बूम कर रहा था, ठीक है, वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज कर रहा था, उस समय ये पूछा था वाइट कॉलर जॉब क्या होता है। देखो नॉर्मली इसको जॉब से जोड़ा जाता था। जब हम कहते हैं ना वाइट कॉलर, तो वाइट कॉलर एक तो होता है इकोनॉमिक्स में मैनेजरियल स्टाफ। तो मैनेजर जो स्टाफ होता है ना उसको वाइट कॉलर कहते हैं। जो वर्कर होते हैं उसको ब्लू कॉलर बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, यही शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। वाइट कॉलर जब वर्ड यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है मैनेजरियल। ब्लू कॉलर जब वर्ड यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है लेबर क्लास, ठीक है। ये डेफिनेशन होता है आपका कंपनीज में और या काम करने में। यहाँ पे भी इसको वाइट कॉलर बोला जाता है। वाइट कॉलर इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर है तो डॉक्टर जो होता है वाइट एप्रन पहनता है, नहीं। वाइट कॉलर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी सस्पेक्ट हैं सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड है। हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड मैनेजर बनते हैं, यही मानते हैं ना, इसीलिए इसको वाइट कॉलर टेरर अटैक कह रहे हैं। रंग उनका वाइट होता है कपड़े का जो पहनते हैं एप्रन, उसके कारण नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। एजुकेटेड है इसीलिए इनको कहा जा रहा है वाइट कॉलर टेरर अटैक। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही ध्यान रखना। यही 99% चांस है कि पूछेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो खैर वो तो आप जानते हो कौन था, टेररिस्ट नहीं था, कोई मतलब नहीं, हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट नहीं होता है।
4th अक्षर महोत्सव 2025, ठीक है। ये 14, 15 और 16 यानी कि आज से शुरू होगा, 3 दिन का होगा, 14, 15, 16 को होगा, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। तो फिर पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? नेशनल म्यूजियम, ठीक है, दिल्ली में जो है, जो आता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये ऑर्गेनाइज करेगा 4th अक्षर महोत्सव इन पार्टनरशिप विद द कैलीग्राफी फाउंडेशन। ये एक NGO है, उसके साथ मिलकर ये कर रहा है। और इसका थीम क्या है? लेखन से सुलेखन, ठीक है। सुलेखन मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिखना। देखते हो कुछ लोग होते हैं बहुत सुंदर, उनकी साफ सुथरी हैंड राइटिंग होती है, कुछ कुछ की हैंड राइटिंग तो बिल्कुल लगता है जैसे आर्टिस्ट है। कैलीग्राफी उसी को बोलते हैं, बस इतना ही याद रखना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आर्ट्स एंड कल्चर में रहे। यह है थोटा थेनानी, ये इनको फ्रांस गवर्नमेंट का मिला है शेवेलियर अवार्ड। थोटा थेरानी क्या है? आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर का मतलब होता है, ये ना फिल्म का सेट बनता है, तो फिल्म के सेट जो है वो किस तरह से बनेगा, ये उसमें माहिर है। और इनके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, और इनको फ्रांस की गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है। तो ये जो अवार्ड है ना, इस अवार्ड का नाम है शेवेलियर द ला ऑर्डर द आर्ट्स द लेटर्स, सॉरी फ्रेंच में है, प्रोनाउंसिएशन छोड़ो, इंग्लिश वाले पे आ जाए। इस अवार्ड का नाम है शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर, बस यही याद रखना है। ये जो अवार्ड है ना, ठीक है, इनको फ्रांस के एम्बेसडर जो हैं भारत में, फ्रांस के एम्बेसडर कौन है भारत में? थियरी माथाओ, ठीक है। अलियांस फ्रांसिया, ये ना फ्रांस का कल्चर डिवीजन है, जो भारत में फ्रांस के कल्चर का प्रचार और प्रसार करता है। इसका चेन्नई में एक ब्रांच है, वहीं पे एक सेरेमनी हुआ था जहाँ पे फ्रांस के एम्बेसडर जो भारत में थियरी माथाओ, उन्होंने ये अवार्ड थोटा थेरानी को दिया, ठीक है। ये जो है ना, जैसे पहले कहा था, ये आर्टिस्ट हैं, ये डिज़ाइन करते हैं सेट्स, फिल्म के सेट्स होते हैं। 2 फिल्म था, नायकन और इंडियन, दोनों कमल हसन की फिल्म है। इन पे जो इन्होंने सेट का डिज़ाइन किया था ना, इसके लिए इनको मिला था नेशनल का फिल्म अवार्ड्स। नेशनल फिल्म अवार्ड्स होता है ना, उसमें इनको ये अवार्ड मिला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया। आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और 4th पे कौन आता है? पद्मश्री। 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्मश्री दिया था, ठीक है। ये जो अवार्ड है शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड, इसको गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने स्टार्ट किया था इन 1957। ये उनको दिया जाता है जो डिस्टिंग्विश्ड हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये पहले भारतीय नहीं है, बहुतों को मिल चुका है। शाहरुख खान को मिल चुका है, ऐश्वर्या राय को मिल चुका है, रघु राय पेंटर है उनको मिल चुका है। फिर तमिल सिनेमा की बात करें तो शिवाजी गणेशन है ना, कमल हसन, कल्कि, कोशलिन, बालमुरली कृष्णन, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। सिंपल फंडा याद रखना, थोड़ा थेरानी को कौन सा अवार्ड मिला? फ्रांस गवर्नमेंट का शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर। ये बेसिकली फेमस है किसके लिए? आर्ट्स के लिए और फिल्म के सेट्स के डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? बहुत नाम है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। ये 2 मेन थे। किसके हेल्प से किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। और ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार, ठीक है, यही 2 हैं।
उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च भी इसमें शामिल थे यहाँ पे। ठीक है, जो मीटिंग हुई थी उसमें काम का चीज़ क्या हुआ था, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है प्रहलाद जोशी, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि उनका मिनिस्ट्री एक 100 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट लेकर आया है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि आप एक प्रपोजल हमें दो जिसमें आप यूज़ करोगे, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सके फ्रॉम बायोमास एंड वेस्ट मटेरियल्स। यानी कि जो बायोमास होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे हम कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। आप प्रपोजल दो, ये 100 करोड़ तक भारत सरकार आपको देगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ये इसमें खास बात उन्होंने कहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये सब चीज़ है, पीछे भी किया गया होगा, लेकिन जब जब ये न्यूज़ में आएगा एक बार रिकॉल करना इसको बहुत ज़रूरी है। पहले जान लो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। हाइड्रोजन को माना जा रहा है क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल का मतलब है कि जब आप इसको यूज़ करोगे ना तो इसमें से कोई कार्बन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो कार्बन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है, ठीक है, फ्यूल के रूप में, तो ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना वो पानी होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या, तो हाइड्रोजन का फ्यूल सेल बनाना है तो आपको हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे, सबसे बड़ा सोर्स होता है वाटर। वाटर H2O है। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनता है। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो फिर जब इलेक्ट्रिसिटी इस पर थ्रू करोगे तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, आप हाइड्रोजन को कैप्चर कर लो। ठीक है, तो फिर उसको इकट्ठा करके फ्यूल बना सकते हो। कीवर्ड है ना, आपको इसके लिए चाहिए बिजली। बिजली का सोर्स क्या होगा, ग्रीन वर्ड है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन का मतलब है जो नॉन फॉसिल होगा, यानी कि वो पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रोडक्शन करते हो पानी है, पानी को इस्तेमाल करोगे तो कार्बन का प्रोडक्शन नहीं होता, बहुत कम होता है। तो जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो, आप विंड एनर्जी का यूज़ करते हो, सोलर एनर्जी का यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन करने के लिए, और फिर पानी को स्प्लिट करते हो, उससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2023 में। इस पर टोटल जो खर्च होगा वो है आपका 19,744 करोड़, 19,744 करोड़। इसमें टारगेट सेट किया गया है, ये टारगेट अचीव करना है कब तक, 2030 तक, यानी 7 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है। टारगेट में क्या है, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होना चाहिए हर साल। और ये टारगेट हमें अचीव करना है क्या, 2030 तक। इसका मतलब 2030 तक भारत में ये क्षमता होनी चाहिए कि हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सके। 2030 तक भारत में 125 गीगावाट ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी होना चाहिए। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एडिशनल, अभी जो है उससे 125 गीगावाट और होना चाहिए। रिन्यूएबल का क्या होगा, जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पानी, हवा, सन, ओशन एनर्जी जो होता है, फिर जियोथर्मल एनर्जी होता है, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो ख़त्म नहीं होता। टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें होगा कितना, 8 लाख करोड़। गवर्नमेंट कहता है इससे 6 लाख न्यू जॉब्स का क्रिएशन होगा, और हर साल अगर हम ये टारगेट पूरा कर लेना तो एनुअली 50 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होगा भारत में। ठीक है, तो नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये एवरग्रीन है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर 47th जमनालाल बजाज अवार्ड, ये जो 47th जमनालाल बजाज अवार्ड है ना, ये कल दिया गया था।
ठीक है। इसमें देखो 4 कैटेगरी होता है, 3 इंडियंस के लिए होता है, एक बाहर वाले के लिए। बाहर वाले के लिए जो अवार्ड होता है उसको कहते हैं इंटरनेशनल अवार्ड फॉर प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज आउटसाइड इंडिया। ये किसको दिया गया है? रशियन लेडी है सकिचेवा ल्यूडमिला लियोनार्दोवना ऑफ रशिया। ये लेडी है, इनका लास्ट ईयर डेथ हो गया। ये रशिया में गांधीयन वैल्यू को प्रमोट करती थी, इसके लिए इनको दिया गया इंटरनेशनल अवार्ड। एक है अवार्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये दिया गया है हसमुख बाबूभाई पटेल को, ये गुजरात के हैं। फिर तीसरा कैटेगरी है अवार्ड फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के अवार्ड ना त्रिवेणी आचार्य को दिया गया है जो महाराष्ट्र के हैं। और फिर एक अवार्ड है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये दिया गया है PM मुरुगेशन को जो तमिलनाडु के हैं। ये 4 अवार्ड है। थोड़ा सा जमनालाल बजाज के बारे में जान लो। जमनालाल बजाज जो थे ना बहुत ही क्लोज थे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी कहते थे ये मेरा 5वां बेटा है, बहुत ही क्लोज थे, गांधीयन वैल्यू से बहुत ही आपके प्रभावित थे। और जो बजाज देखते होंगे, बजाज इलेक्ट्रिकल, बजाज वो स्कूटर वगैरह जो बनता है, बाइक बनता है, ये उन्होंने उसकी भी स्थापना की थी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और बहुत बड़े गांधीयन भी थे। इन्हीं के नाम पे जमनालाल बजाज फाउंडेशन सेटअप हुआ था 1977 में, और 1978 ऑनवर्ड्स अवार्ड देना शुरू कर दिया था। इस अवार्ड में जो जिनको दिया जाता है उनको एक साइटेशन प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी दिया जाता है और उनको कैश प्राइज दिया जाता है 20 लाख का। तो जो विदेशी हैं उनको डॉलर्स में दिया जाएगा ये अवार्ड, ठीक है। और आप जानते ही हो अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है? 4 कैटेगरी में दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है विथ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये डिफेंस डील कितने का है? 2095.70 करोड़ का। इसमें इंडियन आर्मी को मिलेगा लगभग 500 इनवार AGTM। AGTM होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये देखो, ये जो टैंक है ना, ये है T-90, ये एक्चुअली रशियन टैंक है। इसका भारत में प्रोडक्शन होता है और इसका नाम कर दिया गया है भीष्म, वो महाभारत वाले भीष्म पितामह, ठीक है। ये देखो, ये उसका टर्रेट है, गन है, ठीक है। तो ये जो आपका इनवार है ना, एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल, ये यहीं से छोड़ा जाएगा इसके गन से। 125 मिलीमीटर गन है, ये है मिसाइल, ठीक है। यही है, इसमें ध्यान रखना। जो इनवार मिसाइल है ये बेसिकली रशियन मिसाइल है। रशिया ने क्या किया था, उसने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को उसने इसका दिया है कॉन्ट्रैक्ट कि आप भारत में इसको, सॉरी, उसने इसको लाइसेंस दे रखा है कि आप भारत में ये मिसाइल बना सकते हो। 2013 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें इंडियन आर्मी को सप्लाई किया गया था, और फिर ये 2025 में ये फिर दोबारा एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये मिसाइल उसको दिया गया है, ठीक है। देखो यही कहानी है। तो फुल फॉर्म जैसे मैंने कर दिया, MOD का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, BDL होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। ATGM, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। इसका रेंज है 5 किलोमीटर्स और ये टैंक्स को हिट कर सकता है। ये इंडियन आर्मी में पहले से सर्विस में और टैंक्स शामिल किए जा रहे हैं। फिर छोटा सा न्यूज़, 7th इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। इसको को चेयर किसने किया था? पीयूष गोयल, जो भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, और कनाडा के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मनिंदर सिंधु, वो भारत आए थे, उनके साथ हुआ था। आप सिर्फ इतना याद रखना, एक इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग ट्रेड ऑन इन्वेस्टमेंट पे कहाँ पे हुआ था? 7th दिल्ली में। भारत की तरफ से कौन थे? पीयूष गोयल, या फिर पूछेगा मनिंदर सिद्धू सॉरी, जो भारत आए थे वो कौन है? वो कनाडा के मिनिस्टर हैं फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर जियो हॉटस्टार, ये देखा है, शायद आपने डाउनलोड भी किया होगा। जो एंड्रॉयड वर्जन होता है वो गूगल प्ले पे हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है। जियो हॉटस्टार
कि का जो ऐप है, एप्लीकेशन बोलते हैं ना उसको, ऐप, उसको 1 बिलियन मतलब अरब बार से भी ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। ये विश्व का तीसरा OTT ऐप है जिसको 1 बिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। दूसरा कौन है? नेटफ्लिक्स और अमेजन MX प्लेयर, ये दो। तो वर्ल्ड में 3 OTT प्लेयर है जिनका ऐप 1 बिलियन बार से भी ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। नेटफ्लिक्स, अमेजन MX प्लेयर, वो अमेजन वाले से कंफ्यूज मत होना। अमेजन नाउ जो है, सॉरी अमेजन वीडियो जो है, प्राइम वीडियो, उससे नहीं, वो अलग है। ये अमेजन MX प्लेयर है। और तीसरा हो गया जियो हॉटस्टार। OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप। इसका मतलब यहाँ पे कोई केबल के थ्रू नहीं होगा, ये सिर्फ इंटरनेट के थ्रू आपको सारा डिजिटल मीडिया प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। जो जियो हॉटस्टार था, ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। ये जनवरी 2025 में बना था जियो और हॉटस्टार को मिलाने के बाद। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी OTT कंपनी बन गई है। आज के वीडियोस पे जो MCQ क्वेश्चंस हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। What was the theme of the World Diabetes Day 2025? Diabetes across life stages. B. Breaking barriers, bridging gap. C. Access to diabetes care. D. Access to diabetes education. None of these. इसका आंसर है डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज। देखो ये था 2024 का, ये 23 का है और ये 2022 का है थीम। फिर हाउ मच कंसेशनल लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू भूटान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स हाइड्रो पावर सेक्टर? A 1500 crores, B 3200 crores, C 4000 crores, D 4500 crores, E none of these. पीएम मोदी गए थे भूटान और उन्होंने अनाउंस किया इंडिया भूटान को कितना दे रहा है, 4000 करोड़। 3. Tota Therani, who has been honored with the Chevalier of the Orders of the Arts and Letters of the French government, belongs to which profession? A. Film director, B. Art director, C. Actor, D. Writer, E. None of these. आप जानते हो वो क्या है? फिल्म के सेट्स वगैरह डिजाइन करते हैं, आर्ट डायरेक्टर है। Question 4. Which country has agreed to gift 8 cheetahs to India during the visit of President Draupadi Murmu? A. Namibia, B. Botswana, C. Angola, D. Ghana, E. None of these. प्रेसिडेंट अभी कहाँ गई हुई थी? बोत्सवाना। तो बोत्सवाना हमें 8 चीता दे रहा है। 5th. Which type of missile is the Invar 3 UBK-20? Surface to air missile, surface to surface missile, air to air missile, D. Anti-tank guided missile, E. None of these. आप जानते हो इनवार क्या है? AGTM है ना, और AGTM क्या होता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। इसमें देखो आप सब्सक्राइब भी है ना, आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करो। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। ऑफ कोर्स वीडियो देखो लंबा है, लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन जो है काम का है, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि एक ही बार बैठ के सारा वीडियो देख लो। इसको आराम से देखो, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको ये पता चलेगा। ठीक है, आज के वीडियो पे जो MCQ क्वेश्चंस होगा वो भी अपलोड कर दिया जाएगा और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।